हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल में। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी ने 10 मिनट में लिया था सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला, अगर जरूरत पड़ी। दोस्तों पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा अकेले मोदी 10 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर भारी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बराक ओबामा के बयान पर मचा घमासान अभी तक जारी, बीजेपी ने दिलाई मुस्लिम देशों पर हमले की याद। साथ ही साथ विपक्षी ने कहा चाइना का क्यों नहीं लेते नाम। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी खबरें, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ट्रेन में सफर करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिर क्या है, आई टिकट, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 10 मिनट में लिया था सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला, अगर जरूरत पड़ी तो फैसला लेने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। जम्मू में सोमवार 26 जून को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब पहले जैसा नहीं है और वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उचित सैन्य कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर फैसला लेने में प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ 10 मिनट लगे थे। पुलवामा और उरी दोनों दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय लिया, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हमारी सेनाओं ने न केवल इसके तरफ आतंकवादियों को मार गिराया बल्कि सीमा पार भी गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जा सकता है। भारत अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा पहला हुआ करता था। हमने दुनिया को दिखाया है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये कहते हुए कड़ी चेतावनी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, और क्लियर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मात्र 10 मिनट के अंदर ये फैसला लेना पड़ा था, लेकिन अगर दोबारा तुम लोग नहीं माने तो उस पार जाने में भारतीय सेना को मिनट भी नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ी चेतावनी राजनाथ सिंह के द्वारा पाकिस्तान को दी गई। अगर आप भी ऐसे में मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, सीमा पार आतंकवाद को नहीं घटाया, तो कहीं पाकिस्तान ही घटकर ना रह जाए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अकेले मोदी 10 पाकिस्तानी पीएम पर भारी। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पूरी दुनिया में है, दुश्मन देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। आए दिन पाकिस्तानी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते दिखाई दे जाते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इस बार पाकिस्तानी पत्रकार ने पीएम मोदी जी की जमकर तारीफ की है। दरअसल पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार रऊफ कलसरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि अकेले मोदी 10 पाकिस्तानी पीएम पर भारी है। पाकिस्तानी पत्रकार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीएम मोदी जी खुद को मिलने वाले महंगे तोहफों को नीलाम करवा उससे मिली रकम को लड़कियों के शिक्षा पर खर्च कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही हाल है। यहाँ हुए पीएम खुद लूटने में व्यस्त रहे, उनके परिवार रिश्तेदार के लोगों ने सब कुछ हड़प लिया। दोस्तों इससे पहले भी पाकिस्तानी लोग नरेंद्र मोदी जी की जमकर उनके नेतृत्व की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो जो अपने देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार को जमकर कोस रही है। आर्थिक कंगाली के लिए देश के लोग शहबाज शरीफ को जिम्मेदार मान रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान हाल के दिनों में डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं ही तारीफों के काबिल और वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले ही पूरे विश्व के सभी नेताओं पर भारी है, तो दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बराक ओबामा के बयान पर घमासान जारी, बीजेपी ने दिलाई मुस्लिम देशों पर हमले की याद। तो विपक्षी कह रहा है कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते, बता दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारतीय मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता इस बयान को लेकर बराक ओबामा की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें उनके
के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम देशों पर किए गए हमलों की याद दिला रहे हैं, जबकि विपक्षी दल बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस मसले पर किसने क्या कहा। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि बराक ओबामा को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को भी परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे नेता हैं जो जब भी बाहर दौरे पर जाते हैं तो उन्हें लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने उन्हें याद कराया है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है और ये तभी खतरे में था जब युवा नेता राहुल गांधी की दादी माँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है तो वे यहाँ और जगह सुरक्षित है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों विपक्ष उल्टा बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या किसी को आश्चर्य है कि चीन का नाम लेने के बजाय केंद्र सरकार के कई मंत्री एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने को तैयार हैं। चीन लगातार हमारे सैनिकों को लद्दाख में 65 PPE में से 26 पर गश्त करने का अधिकार से वंचित कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी की विदेश यात्रा उन्हें चीन की दादागिरी के आगे झुकने के बजाय उसका नाम लेकर उसका जिक्र करने का साहस देगी। पीएम मणिपुर में भी अपनी चुप्पी तोड़े जो पिछले लगभग 8 सप्ताह से जल रहा है। ऐसे में दोस्तों बराक ओबामा को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि बराक ओबामा को माफी मांगनी चाहिए भारत से तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां टेरर फंडिंग मामले में NIA का बहुत बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में 12 जगहों पर बड़ी छापेमारी। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार यानी 26 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यानी NIA ने कश्मीर के 4 जिलों में सिलसिलेवार छापेमारी की। सोमवार की कार्रवाई के तहत 4 जिलों कुलगाम, बांदीपोरा, शोपिया और पुलवामा में 12 स्थानों पर छापेमारी की गई। इनमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की नई शाखाएं आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के आवासीय परिसर में शामिल थे। NIA ने तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। एजेंसी की तरफ से अब इस डेटा की जांच की जाएगी। दरअसल NIA ने 1 साल पहले 21 जून 2022 में आतंकवाद को रोकने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर बदहाल मुल्क पर इस पाकिस्तानी का फूटा गुस्सा। कहा ओसामा हमारे यहाँ से निकला, 9/11 के बाद अमेरिका से हमने दुश्मनी मोल ले ली। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तानी अवाम से जब देश की हालत पर बातचीत की तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी ने आतंकवाद पर बात करते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से निकला है। इसके अलावा 9/11 के बाद से हमने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अवाम से कई तरह की चीजों पर राय जाननी चाहिए, जिसमें भारत के तरक्की को लेकर भी बात की गई। इस पर पाकिस्तानी जनता का कहना था कि भारत आने वाले 5 से 10 सालों में चाइना को भी पछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज के वक्त में भारत के रिश्ते सारे देशों से अच्छे हैं, इससे उनको फायदा भी मिल रहा है। और अपने देश को लेकर उस पाकिस्तानी ने कहा कि हमारा देश लगातार गर्त में जाता दिखाई दे रहा है और उसकी वजह किसी भी प्रकार का कोई देश के पास ऑब्जेक्टिव ना होना है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर वैगनर के विद्रोह के बाद आखिर कहां छुप गए हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रिगोजिन। आखिर रशिया में क्यों छाया है सन्नाटा। 48 घंटे से दोनों के दोनों गायब। जी हाँ दोस्तों, रशिया की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाली वैगनर ग्रुप का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के अंत के बाद रशिया में अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ है। पुतिन के खिलाफ बगावत की बिगुल फूकने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बीते 24 घंटे से ज्यादा समय से नजर नहीं आए हैं। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति को भी पिछले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। गौरतलब है कि 24 घंटों पहले पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके आमने सामने थे। प्रिगोजिन के लड़ाके मॉस्को की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शाम होते होते वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके लड़ाके मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ेंगे। रशिया से समझौते के बाद वे वापस लौट गए। हालांकि इन सब के बीच पुतिन की अजय छवि को बेहद नुकसान हुआ। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि यूक्रेन का भी सबसे बड़ा दावा कहा 24 घंटे में मारे गए रशिया के 200 सैनिक, हथियारों को भी पहुंचाया नुकसान। जी हाँ, यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि पिछले एक दिन में लगभग 200 रूसी सैनिक मारे गए हैं और कई तरह के उपकरण भी नष्ट हो गए हैं। हालांकि दावे की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सेना ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में युद्धग्रस्त राष्ट्र की अग्रिम मोर्चों पर भारी लड़ाई देखी गई है। जनरल स्टाफ ने अपने नए अपडेट में कहा है कि रशिया ने रविवार को भी 25 हवाई हमले किए। सेना ने कहा कि खार्किव के कुपियांस्क क्षेत्र में भारी रूसी तोपखाने और मोर्टार आग लगा दी गई थी, जहां रूसी
रूसी 1 महीने से अधिक समय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जनरल स्टाफ ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र पर कब्जा करने के सभी रूसी प्रयासों को विफल कर दिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ताइवानी मंत्री ने किया आगाह, कहा जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है चीन का खतरा। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में खतरा बन चुका है। चाइना युद्ध पोत व सशस्त्र नौसैनिक कर रहा है तैनात। बता दें, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि ताइवान के खिलाफ चीन का खतरा जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक गंभीर है। बीजिंग की ओर से बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास के दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर की आपूर्ति बाधित होना भी शामिल है। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह के साथ बातचीत में वू ने कहा कि ताइवान के लोग अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और रूसी हमले का सामना करने के यूक्रेन वासियों का विश्वसनीय दृढ़ संकल्प से ताइवान वासियों का संकल्प और बढ़ गया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मेघालय से बड़ी खबर, भीड़ ने किया बीएसएफ चौकी पर बड़ा हमला, कई लोग घायल, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में रविवार रात एक सीमा चौकी पर ग्रामीणों के हमले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 2 जवानों समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राज्य की राजधानी से 100 किलोमीटर दक्षिण में डाबकी शहर के पास उमसीयेम गांव में रात करीब 10:02 पर भीड़ ने चौकी पर हमला कर दिया। बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर के महानिरीक्षक प्रदीप कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सामग्री जब्त की है जिसे तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाना था। तस्करों की भी पहचान की गई और इस कार्रवाई के बाद उन्होंने यानी तस्करों ने चौकी पर हमला किया और जवाबी कार्य में बीएसएफ को हवा में गोलियां चलानी पड़ गई। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका से लौटते ही जो बाइडेन ने दे दिया ऐसा बड़ा बयान, भारत से दोस्ती पर कही ये बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की अमेरिका और मिस्र यात्रा को खत्म करके भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी जी का अमेरिका से लौटते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के साथ दोस्ती पर बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और द्विपक्षीय संबंध पहले से कहीं अधिक जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और भारत के अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद जो बाइडेन ने ये बयान दिया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे देशों की दोस्ती वैश्विक हित में है, इससे हमारी धरती और बेहतर तथा अधिक टिकाऊ बनेगी। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी हाल की यात्रा में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उससे हमारे संबंध और मजबूत होंगे। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत के 31 अमेरिकी प्रीडेटर खरीदने से दहशत में पाकिस्तान चाइना से लेगा CH-4 ड्रोन और घातक मिसाइलें। बता दें, पीएम मोदी जी की यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन को लेकर बहुत बड़ी डील के बाद पाकिस्तान दहशत में आ गया है। अब पाकिस्तान ने इसकी काट की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ये तलाश उसे केवल चीन तक लेकर जा रही है, जो CH-4 मानव रहित ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास पहले से ही 3 CH-4 ड्रोन मौजूद है। चीन का ये ड्रोन ठीक वही काम करने के लिए बनाया गया है जो अमेरिकी ड्रोन करता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये तकनीकी गड़बड़ी से जूझ रहा है। पाकिस्तान ये खरीदारी तब कर रहा है जब देश भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ की खास रिपोर्ट के मुताबिक इस गड़बड़ी के बाद भी पाकिस्तान चाइना से अब 4 और ऐसे ड्रोन खरीदना चाहता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने चाइना से कहा है कि वो CH-4 ड्रोन के लिए हथियारों की भी सप्लाई करे। जी हाँ, बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर पीएम मोदी जी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान तिरंगे के रंग में रंगा रहा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 3 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे के दौरान पूरा अमेरिका तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। दोस्तों, ये बात और ये खबर आपको कोई और नहीं बताएगा, हम आपको बता दें इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई अहम समझौते हुए, लेकिन भारत का तिरंगा बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। लगातार 3 दिन दोस्तों भारत का तिरंगा अमेरिका के इन जगहों पर ब्लिंक करता रहा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में। अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली बार अमेरिका ने इतने अच्छे तरीके से भव्य स्वागत किया है, तो कमेंट में थैंक यू अमेरिका कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर बराक ओबामा को जॉनी मूर ने भी दिखाया आईना, कहा भारत की तारीफ में लगाएं एनर्जी, आलोचना में वक्त ना गवाएं। जी हां, भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान सुर्खियों में। दोस्तों, अब ऐसे में भारत से तो रिएक्शन आ ही रही है। दोस्तों, अब खुद अमेरिकी रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका
की आयोग में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कहा कि मुझे लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की प्रशंसा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। भारत मानव इतिहास में सबसे विविधतापूर्ण देश है। पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने यह भी कहा कि ये एक आदर्श देश नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका एक आदर्श देश नहीं है, लेकिन इसकी विविधता ही इसकी ताकत है। राष्ट्रपति ओबामा उस आलोचना में भी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट ने रूसी दूतावास न हटाने वाली याचिका कर दी खारिज। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत ने रशिया की ओर से दाखिल उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा के एक भूखंड से रूसी दूतावास को हटाने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेन जैगॉट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि भूखंड के पट्टे को समाप्त करने वाले कानून को संवैधानिक आधार पर चुनौती देने का रशिया का कदम कमजोर और समझ से परे है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 15 जून को एक आपातकालीन विधेयक पारित किया था जिसके तहत एक भूखंड पर रशिया के पट्टे को सुरक्षा आधार पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इस पर निर्मित होने वाला मॉस्को का नया दूतावास संसद भवन के बहुत करीब होता है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के पायलटों को अमेरिकी F-16 उड़ाना सिखा रहा है डेनमार्क। रूस के खिलाफ देगा क्या ये लड़ाकू विमान, बता दें डेनमार्क की सरकार ने सोमवार को कहा है कि यूक्रेन के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। उसने ये भी कहा है कि अमेरिका के पुराने हो रहे लड़ाकू विमानों को डेनमार्क के सैन्य बेड़े से बाहर करने की योजना का समय पूर्व निर्धारित अवधि से 2 साल आगे बढ़ा दिया गया है। डेनमार्क के कार्यकारी रक्षा मंत्री ट्रोएल्स लुंड पाउडसन ने बताया कि पुराने हो रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की जगह लेने वाले F-35S विमान 2025 तक शामिल कर लिए जाएंगे। पहले इन्हें 2023 के अंत में डेनमार्क के सैन्य बेड़े का हिस्सा बनाने की योजना थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं, जहां पाकिस्तान में हिंसा नहीं रोक पाने वाले अफसरों पर पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 11 को कर दिया गया बर्खास्त। जी हां, पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई थी। इमरान खान के समर्थकों के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले से पाकिस्तानी सेना सन्न रह गई थी। इसे लेकर पाकिस्तानी सेना की खूब छिछाले दर हुई थी। अब पाकिस्तानी सेना ने उन बड़े अफसरों पर अब बड़ा एक्शन लिया है जो हमला रोकने में नाकाम रहे। इन अफसरों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर लेवल के अफसर शामिल है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यानी DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। सैन्य प्रतिष्ठानों के इमरान समर्थकों से रक्षा नहीं कर पाने को लेकर इन अफसरों पर गाज गिरी है। रावलपिंडी में DGISPR ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि 9 मई को देश के अलग अलग हिस्सों में भड़की हिंसा के दौरान शहीद स्मारकों का अपमान किया गया। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सलमान खान को मार दिया जाएगा। गैंगस्टर गोल्डी बरार की खुली धमकी, चौंकाने वाला खुलासा। बता दें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बीते कई महीनों से हाई सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जान को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार से खतरा है। कथित रूप से अब एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान गोल्डी बरार ने अपने खूनी इरादे का खुलासा किया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हाल ही में पुष्टि की है कि अभिनेता सलमान खान वास्तव में उसकी हिट लिस्ट में शामिल है। गोल्डी बरार का गिरोह पंजाबी गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। साक्षात्कार में गोल्डी बरार ने अब कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ये खुलासा सलमान खान द्वारा अपने करीबी सहयोगी को मिले धमकी भरे ईमेल के संबंध में पुलिस से संपर्क करने के बाद सामने आया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं आपको, जहां मणिपुर के बिगड़ते हालात से टेंशन में सरकार। अमित शाह जी ने पीएम मोदी को बताई अपनी स्थिति। जी हां दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर के इस राज्य में जातीय हिंसा की बदलती प्रकृति पर चिंता जताई है। खबरों के अनुसार शाह इम्फाल घाटी के बाहरी क्षेत्रों में हिंसा के बाद अब जिलों में नागरिकों के बीच अशांति फैलने को लेकर चिंतित है। रविवार देर रात नई दिल्ली से लौटने के बाद इम्फाल में संवाददाताओं से बातचीत में एन बीरेन सिंह ने कहा कि बाहरी क्षेत्रों में गोलीबारी से लेकर घाटी के जिलों में नागरिक असंतोष तक हिंसा की बदलती प्रकृति अमित शाह जी के लिए चिंता का विषय बन गई है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी जी आज भोपाल दौरे पर जाएंगे। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान राजधानी भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जिन 5 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे उनमें रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव गोवा मुंबई भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर
खबर आपको बता दें, जहां पर ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर डायरेक्ट निशाना, कहा भाजपा के डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने कूच बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि जल्द ही भाजपा का डबल इंजन गायब हो जाएगा। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भाजपा देश को बेचना चाहती है, उनका डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ एक महाजोता यानी बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्द ही किया जाएगा। बहरहाल अगर आपको भी लगता है दोस्तों ममता बनर्जी भी सपना अच्छा देख लेती है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार को हटाना इतना आसान है? दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां ट्रेन में सफर करने वाले जान ले आखिर ई टिकट और आई टिकट क्या होता है। बता दें, अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको ट्रेन की टिकट के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में रेलवे की तरफ से समय समय पर बदलाव किया जा रहा है, लेकिन आपको उससे पहले ई टिकट और आई टिकट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको बता दें दोस्तों आखिर क्या है इन टिकट का मतलब। दरअसल ट्रेन में सफर करने के लिए किसी भी यात्री को टिकट की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग टिकट बुकिंग ऑनलाइन करवाते हैं। इस स्थिति में आपको या तो ई टिकट मिलता है या फिर आपको आई टिकट मिलता है। दोस्तों ई टिकट होता है इलेक्ट्रॉनिक टिकट, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते तो आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में टिकट छपकर आ जाता है और वो टिकट मेल पर भी आ जाता है, लेकिन इसकी कोई हार्ड कॉपी आपके घर तक नहीं पहुंचाई जाती दोस्तों। लेकिन अगर आप आई टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन तो वो आपको 3 दिन पहले करना होता है, यानी कि अगर ट्रेन परसों की है तो आप आज वो टिकट बुक करेंगे, जिससे कि आपके घर तक वो टिकट IRCTC पोस्ट करेगा दोस्तों और फिजिकली वो टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। ये मतलब होता है आई टिकट का। बहरहाल दोस्तों अगर आपको भी आई टिकट के बारे में नहीं पता था तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और खबरें अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी है तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों बंधुओं में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ